Assalamualaikum class. Welcome to the lecture of computer architecture, and today's our lecture number 3. So in our previous lecture, we discussed about the different type of interprocessors, the family of the interprocessors, the microprocessor family from where it was begun and now where it is. So there is a long journey ahead. So there are the multiple different type of the revolution technologies to find the amendment in the microprocessor technologies in architecture, as well as there are being introduced multi-type of technologies in the field of computer architecture. So we discussed in our previous lecture too that there is Intel 4004, which was the first family of computer architecture related microprocessor, and later on few more microprocessors were introduced, like 8000 series, and right now there are a lot of many variations in microprocessor chips and different type of computer architectures. So where are the basic elements and what are the basic purpose of introducing more and more microprocessors is to speed it up. First of all, there is the pipelining technique in which we are able to start the multiple processes at the same time. Pipelining ऐसी टेक्निक है कि हम इसमें चाहे एक प्रोसेस पूरी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है या नहीं, we are able to start and other processes simultaneously. So this is also calculated as the parallel processing, जो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पैरेलल प्रोसेसर्स होते हैं, तो ये वाला काम भी बिल्कुल वैसे ही होता है. So pipelining is a technique where we can start the multiple processes simultaneously. For example, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डेस्कटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, या किसी भी टाइप का सिस्टम है, तो उसमें हम एक वक्त में बहुत सारे प्रोसेसेस को इकट्ठा स्टार्ट कर सकते हैं. एंड दैट्स नॉट नेसेसरी कि सारे प्रोसेसेस इकट्ठे ही कंप्लीशन की तरफ भी जाएं. दे मूव टुवर्ड द कंप्लीशन ग्रेजुअली. ठीक है, और इसके बारे में आप लोगों ने मे भी पहले भी पढ़ा हो. ठीक है, सो इसका फायदा हमें ये होता है कि बजाय इसके बहुत सारे प्रोसेसेस को वेट कराया जाए, आप उनको स्टार्ट करते हैं. जैसे जैसे रिसोर्सेज फ्री होते जाएंगे, आपके प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे. ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे पास ऑन बोर्ड कैशे का एक कॉन्सेप्ट है. ऑन बोर्ड कैशे जो है दैट इज अबाउट कि आपके जो मदरबोर्ड, मतलब आपके जितने सिस्टम के कंपोनेंट्स उस पे अटैच होते हैं, वहां पे जो है वो कैशे मेमोरी फिक्स होती है. ठीक है, सो ऑन बोर्ड लेवल 1 एंड द लेवल 2 कैशे, ब्रांच प्रेडिक्शन होती है, इसमें डाटा फ्लो का एनालिसिस होता है एंड स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन होती है. ठीक है, कि हम इसमें ब्रांच प्रेडिक्शन का मतलब है कि कोई ब्रांच इज एक्चुअली एन इंस्ट्रक्शन. कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी साइमल्टेनियसली मल्टीपल एग्जीक्यूशन हो रही है, तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप की इंस्ट्रक्शन कह लें. सो हमारा बेसिक पर्पस ये है कि डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेसेस को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें. ठीक है, कि सो दैट उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, कैशे के लेवल्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए. ठीक है, सो उनकी डाटा फ्लो को कंप्लीटली एनालाइज किया जाए. डाटा फ्लो के एनालिसिस का मतलब ये है कि उसमें आपका डाटा मल्टीपल कंपोनेंट्स के दरमियान में डेफिनेटली फ्लो करता है. ठीक है, तो उसकी डाटा फ्लो के उसको एनालाइज किया जाए. ठीक है, उसके बाद ये है कि परफॉर्मेंस बैलेंस है, कि प्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज होती है, मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, मेमोरी स्पीड लैग्स बिहाइंड द प्रोसेसर स्पीड. ठीक है, ये तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर बात करें, सो देयर इज द परफॉर्मेंस बैलेंस, जिसमें प्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज होती है, मेमोरी की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, मेमोरी स्पीड लैग्स बिहाइंड द प्रोसेसर. ठीक है, सो इंक्रीज द स्पीड, एफिशिएंसी इंक्रीज करें और ये सारी चीजें. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट,
हमारे पास यहाँ पे लॉगिन है मेमोरी परफॉर्मेंस टूल्स के बारे में, ठीक है, कि मेमोरी और जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस इंक्रीज करते हैं तो उससे रिलेटेड लॉजिक और मेमोरी इसकी परफॉर्मेंस का गैप यहाँ पे इलैबोरेट किया हुआ है. So solution is to increase the number of the bits retrieved at a one time. हम डायनामिक RAM जो है वो इससे रिलेटेड क्रिएट करते हैं जिससे हमारे पास हाई स्पीड और इंटरकनेक्शन इंक्रीज करते हैं, इंटरकनेक्शन बैंडविड्थ इंक्रीज करते हैं जिससे हाई स्पीड बसेस एंड हायरार्की ऑफ बसेस. और ये चीजें सब इंट्रोड्यूस करने से हमारा जो एक दरमियान में गैप रह गया है या एक डेफिशिएंसी है तो उसको हम यहाँ से इस तरह से कवर कर सकते हैं, ठीक है. So next is about the I/O devices, which is the peripherals with the intensive I/O demands. उसमें large data throughput demands हैं हमारे पास, और इसमें इसके अलावा हम प्रोसेसर जो हैं वो कंप्लीट इसकी हैंडलिंग करते हैं. और प्रॉब्लम इज मूविंग द डाटा, उसके सॉल्यूशंस क्या है, हमने डाटा को मूव कराना है बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर सिस्टम. सो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का बेसिक स्ट्रक्चर भी यही होता है कि हम डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मूव कराएं, ठीक है, फॉर इनपुटिंग एज वेल एज फॉर द आउटपुटिंग. सो वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस. इसमें हमारे पास अगर आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो हमारे पास प्रिंटर, हमारे पास साउंड की अगर बात करें तो साउंड से रिलेटेड स्पीकर्स और डिस्प्ले यूनिट्स हैं, ठीक है. सो किसी भी मीडियम की अगर हम बात करें चाहे वो इनपुट एंड पे हो या आउटपुट एंड पे हो, सो हमारा बेसिक पर्पस तो बहरहाल वही रहता है कि हमने डाटा को मूव कराना है, ठीक है. सो लार्ज डाटा थ्रूपुट डिमांड, सो प्रोसेसिंग कैन हैंडल द प्रॉब्लम इज द मूविंग डाटा. उसकी हैंडलिंग हमने किस तरह से करनी है, हम कैशिंग करते हैं. सो कैशे इज ऑलवेज प्लेस्ड between our main memory and the processor. So there are the different levels of the caches. और caches के ऊपर actually main memory का जो डाटा होता है उसी की कॉपी करी होती है, ठीक है. सो मेन मेमोरी की डाटा की जो कॉपी हम कैशेस के ऊपर प्लेस करते हैं जिसके थ्रू हमारी तमाम जो है वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होती है. सो कैशे मेमोरी के ऊपर आपने डाटा प्लेस किया और डाटा वही है जो मेन मेमोरी पे होता है. मेन मेमोरी के डाटा की कॉपी आप कैशे में रखते हैं सो दैट प्रोसेसर को जो भी डाटा चाहिए होता है वो बजाय इसके को मेन मेमोरी से डाटा ले, वो कॉपी जो कैशे मेमोरी में पड़ी होती है वही से ले लेता है. इससे आपके सिस्टम की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है. तो दरमियान में डाटा को वहां से फेच करना, रीड करना, वो टाइम बच जाता है, ठीक है. बिकॉज हमारे पास हमने अपने सिस्टम की एक्चुअली एफिशिएंसी को या थ्रूपुट को इंक्रीज करना है, ठीक है. थ्रूपुट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड लाइक हाउ मेनी प्रोसेसेस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम. सो जितने ज्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे इट मींस दैट ये कैलकुलेट होगा कि आप सिस्टम की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा है. सो ज्यादा प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन मींस यू हैव गॉट मोर एफिशिएंसी इन योर सिस्टम, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या चीज है, हम बफरिंग करते हैं. बफर इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज एरिया या स्टोरेज यूनिट है जहाँ पे डाटा को हम स्टोर करते हैं. इसके अलावा हाई स्पीड इंटरकनेक्शन बसेस हैं और मोर इलैबोरेट बस स्ट्रक्चर हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस की कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि हम उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो मल्टीपल प्रोसेसेस को भी यूज करने का हमें क्या बेनिफिट होता है कि जो फॉर एग्जांपल इफ द वन प्रोसेसर इज बिजी इन डूइंग सम टास्क, तो हम क्या करते हैं वही सेम टास्क जो है हम दूसरे प्रोसेसर्स के ऊपर एग्जीक्यूट उसको कराना शुरू करते हैं, ठीक है. ये टिपिकली आईओ डिवाइसेस की डाटा रेटेड है. जैसे कि आपके पास ईथरनेट है, डिस्प्ले, डिस्क और स्कैनर, लेजर प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, ये डिफरेंट टाइप ऑफ द आईओ डिवाइसेस हैं जिसमें इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन सब कुछ मिक्स है. ये उनकी डाटा रेट्स हैं. डाटा रेट्स मीन के वो बिट्स पर सेकंड कितना, एक सेकंड में कितने बिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद की इज द बैलेंस प्रोसेसर कंपोनेंट्स, मेन मेमोरी, आईओ डिवाइसेस एंड इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स. सो इसके थ्रू जो है वो डाटा बैलेंस आउट होता है. नेक्स्ट is about that improvement in the chip organization and architecture. So increase hardware speed of the processor. कि हमने अब ऐसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर चिप्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जिससे कंपैरिजन अगर हम करें कंपैरेटिवली फ्रॉम अदर
और द प्रीवियस द ओल्डर प्रोसेसर्स, हमारे अब प्रोसेसर जो है वो ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम की स्पीड जो है दैट इज मच मोर बेटर. सो फंडामेंटली due to shrinking logic gate size, more gates packed more tightly, increased clock rate. ना आपके प्रोसेसर का क्लॉक रेट ज्यादा है, इसका मतलब है उतने फ्रीक्वेंटली प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं. So if you have got clock rate in the 3-4 megahertz, gigahertz, okay? So gigahertz is actually calculating the frequencies of the processes. So processor की frequencies of processes means process को execute करने की frequency जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब ये हुआ आपका प्रोसेसर उतना ज्यादा efficient हुआ, ठीक है. और इसके अलावा जो है हमारे पास गेट्स, डेफिनेटली उनके लॉजिक गेट्स, सर्किट्स हमने कैसे डिजाइन किए हैं, हमारा वहाँ पे इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन और वो सारी प्रोसेसिंग किस तरह से हैंडल आउट हो रही है, ठीक है. और इसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अबाउट द पैकिंग ऑफ दोस माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, हमने उसको किस तरह से उसका हार्डवेयर का स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है. And then there is the propagation time for the signals reduced. Propagation time is calculated like how much time is the wasted. ठीक है. प्रोपगेट करना मे बी आप लोगों ने जो है इसको नेटवर्क वगैरह में और ये सारी चीजें वहां पे पढ़ी होंगी, ठीक है. सो प्रोपगेशन जो है वो एक्चुअली जैसे हम सिग्नल्स की बात करते हैं और डाटा की बात करते हैं कि आपका डाटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है या वो सारी चीजें. सो प्रोपगेशन डिले जो है दैट इज डिफाइंड एज द फ्लाइट टाइम ऑफ डाटा, जो भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है किसी भी ट्रांसमिशन लिंक पे, ठीक है. एंड दिस इज द लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ द लाइट, हम इसको इस तरह से लिमिटेड कर सकते हैं. सो प्रोपगेशन डिले आप लोगों ने मे बी उसमें भी पढ़ा हो डिजिटल लॉजिक डिजाइन में कि आपके जो सर्किट्स में जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम द वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, ठीक है. तो उसमें जो एक ओवरऑल जो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोपगेशन, ठीक है, ठीक है, जिसको हम माइक्रोसेकंड्स के अंदर जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है. कि हम फॉर एग्जांपल उसको ओवरऑल उसकी कंप्लीट कैलकुलेशंस करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ द डाटा, ठीक है. कि हमारे नेटवर्क के ऊपर जब सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है, मतलब आप मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर के कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके होंगे. सो इन दैट सेंस हम जब डाटा की ट्रांसमिशन विद इन द कंपोनेंट ऑफ योर सिस्टम करते हैं तो तभी हम ये सब चीजें मेजर करते हैं. थ्रूपुट, एफिशिएंसी, प्रोपगेशन डिले and how much processes have been executing, clock rate क्या है, उसकी frequency क्या है, time कितना लिया, and all the things. So increase size and the speed of the caches, dedicating part of the processor chips, cache access time drops significantly, change processor organization and the architecture to increase effective speed of the execution parallelism. So what are the problems with the clock speed and the logic density? So power density increase with the density of the logic and the clock speed. So this is the dissipating heat, heat या पावर कंजम्पशन कितनी है और कितनी उसमें पावर रिड्यूस हो रही है या वेस्टेज हो रही है और कितनी नहीं हो रही. And then there is the RC delay and speed at which electrons flow limited by the resistance and the capacitance of the मेटल वायर्स के, जो भी हम सर्किट्स की बात करें या वायर्स की बात करें तो उससे रिलेटेड डेफिनेटली जो है वो उसमें चीजें को हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं, ठीक है. और दूसरी चीज हमारे पास जो है हमारे पास स्पीड, आर्च रिले स्पीड है, इलेक्ट्रॉन कैसे हमारे पास फ्लो कर रहे हैं बाय द लिमिटेड रेजिस्टेंस and capacitance of the metal wires connecting them, and delay increases as the RC product increases, so wire interconnects thinner, increasing the resistance, wires closer together increasing the capacitance. अगर wires जो हैं वो thinner है तो resistance increase हो जाती है, अगर wire closer है तो capacitance increase हो जाती है. So these are all the terms related to the hardware and the electrical terms, ठीक है. So हमारे hardware end पे जो है वो क्या चीजें इसमें आती हैं, ठीक है. तो उसके बाद
डेफिनेटली हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर एंट्री को नहीं देखना, हमने हार्डवेयर एंट्री की चीज़ों को देखना है कि हमारा जो हार्डवेयर है वो किस तरह से रिएक्ट करता है कि जब उसके ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशंस होनी है। ठीक है, काम हमारा हम जब हैवी ड्यूटी परफॉर्म कराते हैं तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट हमारे सिस्टम की हार्डवेयर पे भी पड़ता है। So the RC is the time constant actually, ठीक है, and that is also called the time constant of the RC circuit, ठीक है, and that is equal to the product of the circuit resistance and the circuit capacitance, ठीक है। So actually जो RC time constant है वो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। सो टाइम, RC टाइम इज इक्वल टू R एंड C, R फॉर रेजिस्टेंस एंड C फॉर द कैपेसिटेंस, ठीक है। कि रेजिस्टेंस क्या है और हमारे पास कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस क्या है, ठीक है। सो अगर हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस की बात करें, दिस इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की जो होती है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी अपोजिट की अगर हम बात करें, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, इसकी सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं एसी और डीसी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में आते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में अगर हम एसी एंड डीसी की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, उसकी रेजिस्टेंस की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम इस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जिसका मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द करंट फ्लो एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। क्योंकि हमारा जो हार्डवेयर है वो मल्टीपल सर्किट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सो देयर आर द मल्टीपल लॉजिक गेट्स एंड मल्टीपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन you you must be studied in your physics, उसमें ओहम्स में मेजर करते थे, ठीक है। लाइक ओमेगा, ओमेगा उसका मेजरिंग यूनिट होता था, ठीक है, and that is measured in the ohm, और ओहम लॉ भी था if you remember। so वो आपके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करता था। so अगर हमारी रेजिस्टेंस लार्जर होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास बैरियर जो है किसी भी चीज के अगेंस्ट, मतलब फ्लो ऑफ करंट के अगेंस्ट की बात करें तो वो ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, अब खैर इस पर मजीद हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रेजिस्टेंस। और दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारे पास, जब हमारे पास वायर्स ज्यादा क्लोजर हो जाती हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। सो कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कंडक्टर टू difference in the electric potential, ठीक है। So they are the two closely related equations of the capacitance, एक self capacitance होती थी और एक दूसरी जो है म्यूचुअल कैपेसिटेंस, ठीक है। सो इससे रिलेटेड जो है कैपेसिटेंस जो है वो एक्चुअली आपके कितना इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी कंडक्टर के ऊपर आपने स्टोर किया वो कैपेसिटेंस को मेजर करता है, ठीक है। उसके बाद जी बात होती है मेमोरी लेटेंसी की, ठीक है, कि मेमोरी की क्या लेटेंसी है, ठीक है। मेमोरी लेटेंसी में एक चीज आती है, लेटेंसी इज द मेजर ऑफ द डिले, कि कितना उसमें डिले हुआ। अगर हम नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क में लेटेंसी मेजर्स है टाइम इट टेक्स फॉर सम डाटा टू गेट इट थ्रू इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है। ये सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक डाटा ट्रांसमिट होने में कितने वो मिली सेकेंड्स लेता है, that is calculated as the latency. So memory latency speeds lag processor speeds. So solution is to more emphasis on the organizational and the architectural approaches, ठीक है। ये हमारे पास इंटेल माइक्रो प्रोसेसर की फैमिली और उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस हैं, लाइक व्हाट वाज स्टार्टेड इन द 1988 और 2004 तक वो किस तरह से गया, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे इलेबोरेट की हुई हैं, दैट इज interesting to see here what was the frequency of instruction pipelines and relevant memory cache है, multiple instruction MIPS, multiple instruction per cycle, ठीक है। और MMX multimedia extensions, full speed two level caches, ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर included है। So increased
Cache capacity, so they are the typically two or the three levels of the cache between the processors and the main memory. So chip density increase होती है, more cache memory on the chip increase होते हैं, faster cache access है. So Pentium chip devoted about the 10% of the chip area to the cache, and this is the Pentium 4 devotes about the 50%. ठीक है. उसके अलावा कम्प्लेक्स एग्जीक्यूशन की लॉजिक्स भी हैं कि वो किस तरह से हमारे पास इंक्रीज होती हैं और वो सारी चीजें हैं. So there's a pipeline that works like the assembly line. So different stages of execution of the different instructions at the same time along the pipeline. So superscalers allow the multiple pipelines within the single processor. So instructions that do not depend on another can be executed in the parallel. उसके बाद diminishing returns है कि internal organization of the process is complex, can get a great deal of the parallelism. So further sign efficiency is likely to be relatively modest. So benefits है कि from the cache are reaching time limit, so increasing clock rate that runs into the power dissipation problem. और इसके अलावा कुछ fundamental physical limits भी हैं जो कि reach out. So I think आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मोर प्रोसेसेस के बारे में, प्रोसेसेस और माइक्रो प्रोसेसर और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.